चलिए दोस्तों, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कुछ प्रश्नों को लेकर कंफ्यूजन है, उसको दूर करेंगे बाद में। पहले चैप्टर शुरू करते हैं। और 122 नंबर का ऑनलाइन जो भी है सुन लीजिए। 122 नंबर का बी लगवाए थे, लेकिन बी नहीं होगा, 122 का सी होगा। 122 का सी होगा। तो एक क्वेश्चन को सुधार करिएगा, आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन, जनन या प्रजनन, जो भी कह लीजिए, जनन और प्रजनन, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है पहले उसको समझ ले, फिर उसके बाद प्लांट और हम ह्यूमन बॉडी पर आएंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इस पृथ्वी पर दोस्तों जितने भी सजीव हैं, चाहे वो एक कोशिकीय सजीव हो, चाहे वो बहुकोशिकीय सजीव, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, उन प्रत्येक सजीवों में यह क्षमता है कि वह अपने जैसे सजीव को क्या कर सके, उत्पन्न कर सके। पृथ्वी पर उपस्थित सभी सजीव, चाहे पौधे या जंतु हो, चाहे एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो, उन सभी में यह क्षमता है कि वे अपने जैसे ही सजीव को क्या कर सके, उत्पन्न कर सके। एक सजीव में अपने जैसे सजीव उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसे ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है, अर्थात जनन या प्रजनन कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन, जनन अथवा प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सजीव अपने जैसे सजीव उत्पन्न कर सकते हैं। जनन और प्रजनन, जिस तरह हम पोषण पढ़े थे, न्यूट्रिशन पढ़े थे, जिस तरह हम श्वसन पढ़े थे, परिवहन पढ़े थे, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो ब्लड के माध्यम से हो रहा था बॉडी में, उसके बाद एक्सक्रिएशन पढ़े थे, उत्सर्जन पढ़े थे। तो जिस तरह पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन एक जैव प्रक्रिया है, एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक उसी तरह जनन भी एक लाइफ प्रोसेस ही है। क्लियर है ना? जिस तरह पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन सजीवों का लाइफ प्रोसेस है, सजीवों की जीवन प्रक्रिया है, ठीक उसी तरह जनन और प्रजनन भी एक लाइफ प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है सजीवों का। लेकिन फिर भी अन्य जैविक प्रक्रियाओं की तुलना में जनन और प्रजनन में एक अंतर होता है, और वो ये कि जनन को छोड़कर अन्य जितने भी जैव प्रक्रियाएं हैं, अगर वो शरीर में नहीं हुआ तो सजीव जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन जनन एक ऐसी जैव प्रक्रिया है जो नहीं होने पर सजीव की मृत्यु नहीं होगी, जिंदा रहेंगे। यानी कि जनन या प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन सजीवों की जैव प्रक्रिया तो है, लेकिन जीवन जीने के लिए अनिवार्य नहीं है। जनन न करने पर जीव की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अन्य जो जैविक प्रक्रिया आप देख रहे हैं, इसके न होने से सजीव का जिंदा रहना संभव नहीं है। तो क्लियर हुआ, दो बात क्लियर हुआ ना? इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, चाहे पौधे हो, जंतु हो, एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, प्रत्येक सजीवों में यह क्षमता है कि वे अपने जैसे सजीवों को क्या कर सके,
उत्पन्न कर सके। एक सजीव में अपने जैसे सजीव उत्पन्न करने की जो क्षमता मौजूद है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन अथवा प्रजनन कहते हैं। प्रजनन भी जीवों का एक लाइफ प्रोसेस है, एक जैव प्रक्रियाएं हैं। जिस तरह पोषण, जिस तरह श्वसन, जिस तरह परिवहन, जिस तरह उत्सर्जन सजीवों के शरीर में होने वाली एक जैव प्रक्रिया है, एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक उसी तरह जनन और प्रजनन भी एक लाइफ प्रोसेस है। बस अंतर यह है कि अन्य जैव प्रक्रियाओं के तहत जनन अथवा प्रजनन जीवन जीने के लिए अनिवार्य नहीं है, जिंदा रहने के लिए अनिवार्य, अर्थात एक सजीव प्रजनन के अभाव में भी अपना जीवन जी सकते। अब एक सवाल आपके मन में उठ गया होगा कि जब प्रजनन जिंदा रहने के लिए जरूरी है ही नहीं, तब किस लिए जरूरी है? ठीक है, जिंदा रहने के लिए प्रजनन तो जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं है। और सजीवों में एकमात्र ऐसी जैव प्रक्रिया प्रजनन ही है जो न संपन्न होने पर भी सजीव को जिंदा रहने में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जनन एक ऐसी जैव प्रक्रिया है जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य नहीं है। तो फिर यह किस लिए जरूरी है दोस्तों? यह जरूरी है कि एक सजीव के लिए प्रजनन इस दृष्टिकोण से जरूरी है कि अगर एक सजीव प्रजनन नहीं करेंगे तो उन पर खतरा होगा दोस्तों, क्या? पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाने का। एक जीव अगर प्रजनन नहीं करेंगे, मान लीजिए सजीवों की कोई जातियां प्रजनन न करने लगे तो धीरे 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 उसकी संख्या घटने लगेगी और एक समय उस पृथ्वी पर क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। अर्थात प्रजनन इसलिए जरूरी है कि ताकि सजीवों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहे। लेकिन दोस्तों यह भी जरूरी नहीं है कि प्रजनन होगा तो विलुप्त नहीं होगा। प्रजनन होने के बाद भी विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। मसलन कि एक सजीव इस तरह से प्रजनन कर रहे हैं, इस तरह से प्रजनन कर रहे हैं कि उनके जन्म दर से अधिक उसका क्या है? तो ऐसी स्थिति में प्रजनन होने के बावजूद भी उनका संख्या घटते जाएगा और अंत में वह पृथ्वी से क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। तो अगर विलुप्ति से बचना है, अगर सजीवों की कोई खास जातियां को अगर इस पृथ्वी पर अपनी अस्तित्व को बचाए रखना है तो उन्हें प्रजनन करना पड़ेगा। और प्रजनन भी इस तरह से करना पड़ेगा कि उसकी मृत्यु दर से अधिक उसका क्या हो? जन्म दर हो। एक सजीव की जातियों को पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए अथवा विलुप्ति की खतरा से बचाए रखने के लिए प्रजनन अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा और इस तरह से प्रजनन करना पड़ेगा कि उनका जन्म दर उसके मृत्यु दर से अधिक हो। नहीं तो प्रजनन इस रफ्तार से हुआ कि जन्म दर से ज्यादा मृत्यु दर है तो धीरे धीरे सजीवों की वो जातियां पृथ्वी पर से किसके निकट पहुंचने लगेगा? क्लियर हो गया? जनन समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? सजीवों में एक मिनट देखिए, इसको स्टार्ट हो गया। ओहो, हमको लगा कोई बटन वटन दबा गया। ऑनलाइन ठीक है ना? हाँ, तो जनन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अब जनन के प्रकार को समझते। जनन क्या है? क्लियर हो गया? संख्या बढ़ाना ही जनन है, एक लाइन में अगर बोले तो। अब इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है दोस्तों, एक ही तरह से प्रजनन नहीं करते। प्रजनन सब में एक ही तरह से नहीं होता है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन जनन के या प्रजनन के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, एसेक्सुअल और दूसरा
सेक्सुअल। अलैंगिक, लैंगिक। तो प्रजनन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन किसे कहेंगे, लैंगिक जनन किसे कहेंगे, इसको समझने के लिए आप दोनों प्रकार के प्रजनन के बीच अंतर को समझिए। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर को आप समझने की कोशिश कीजिए, और अंतर समझते समझते ही आप समझ जाइएगा कि अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है। तो आइए इन दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं, ताकि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अलैंगिक और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें अकेला जीव ही अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जब एक अकेला जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, तो जनन की इस विधि को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक कहते हैं, एसेक्सुअल कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में हमेशा 2 बॉडी की जरूरत होगी, एक मेल का और एक फीमेल का। तो जब जनन की प्रक्रिया में 2 बॉडी भाग लेती है, मेल और फीमेल, तब ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मेल फीमेल नहीं होता है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्या लगता है, मेल बैक्टीरिया फीमेल अलग होता है? नहीं, प्रत्येक बैक्टीरिया बैक्टीरिया को पैदा कर सकता है। बैक्टीरिया में कौन जनन होता है? एसेक्सुअल। अब बड़े जंतु में कैसा? लैंगिक जनन। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में पहला अंतर समझे। जब जनन की ऐसी विधि जिसमें एक अकेला जीव ही अपने जैसे जीव पैदा कर दे, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल कहते हैं। जब जनन की प्रक्रिया में 2 बॉडी मेल और फीमेल का भाग लेना अनिवार्य हो, तब ऐसे जनन को क्या कहते हैं? जो कम विकसित है, खासकर एक कोशिकीय जीव जो कम विकसित है, जैसे पोरीफेरा, कम विकसित जीव और यूनिसेलुलर जीव में प्रजनन मुख्य रूप से किस विधि के द्वारा होता है? प्रोटोजोआ में एसेक्सुअल, बैक्टीरिया में एसेक्सुअल, कवक में अधिकांशतः एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खास करके एक कोशिकीय जीवों में, अब बहुकोशिकीय में कम विकसित जीवों में होता है। जैसे पोरीफेरा में होता है, सिलिंटेरेटा में होता है, बेचारा में कोई अंग ही नहीं था। अलैंगिक जनन विकसित जीवों का लक्षण है, उच्च कुल के जीवों का लक्षण है। क्लियर? बात को समझ गए ना? दूसरा अंतर कि अलैंगिक जनन में गेमिट भाग नहीं लेते हैं, गेमिट भाग नहीं लेते हैं। जबकि लैंगिक जनन में गेमिट भाग लेते हैं, गेमिट भाग लेते हैं। अब आप कहिएगा ये गेमिट क्या है? व्हाट इज गेमिट? दोस्तों, गेमिट 2 प्रकार के होते। गेमिट हिंदी में युग्मक कहते, युग्मक। गेमिट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक मेल गेमिट, मेल गेमिट को क्या कहा जाता है? एस्पर्म। और पौधे के मेल गेमिट को पोलन ग्रेन। और एक होता है दोस्तों फीमेल गेमिट। फीमेल गेमिट पौधा को भी और जंतु को भी, दोनों के फीमेल गेमिट को क्या कहा जाता है? ओवा कहा जाता है। ठीक है? तो मेल गेमिट, जंतु के मेल गेमिट, मानव के मेल गेमिट को एस्पर्म, और पौधा के मेल गेमिट को
और जंतु या पौधा दोनों के फीमेल गेमिट को क्या कहते हैं? तो ये जो स्पर्म ओवा है ये सब केवल कौन रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं? सेक्सुअल में भाग लेते हैं। ये स्पर्म ओवा पोलन ग्रेन नामक चीज कोई अलैंगिक जनन में नहीं होता है। अब गेमिट क्या है इस बात से आप स्पष्ट हुए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना है। गेमिट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, मेल गेमिट और आप जान चुके कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकेले जीव को भाग लेना है, मेल फीमेल उसमें कुछ होता नहीं है, तो गेमिट होगा? बताइए, गेमिट होगा? नहीं होगा। आइए तीसरा अंतर पर आते हैं दोस्तों। आप समझ रहे हैं ना कि अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अगला कि अलैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या? गेमिट समझ गए ना? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। गेमिटों का मिलना ही, मेल गेमिट का फीमेल गेमिट से मिलना ही क्या कहलाता है? मेल गेमिट का फीमेल गेमिट से मिलना यानी पोलन ग्रेन का ओवा से या स्पर्म का ओवा से मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। तो जब अलैंगिक जनन में कुछ भाग ही नहीं लिया, फर्टिलाइजेशन होगा? तो ऐसे जनन जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के बिना ही जीव विकसित हो जाते हैं, तो उस जनन को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। उस जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। और तीसरा कि इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। चौथा अंतर, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। अब विभिन्नता क्या है? वेरिएशन कहते हैं। विभिन्नता क्या है थोड़ा समझ लीजिए। अभी आप देखिएगा कि मानव में एक माता पिता के संतान का बच्चा जो होता है, सारा गुण माता पिता का होता है। कुछ गुण जो है माता पिता से बिल्कुल क्या हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं। कुछ गुण माता पिता गुणों से क्या होते हैं? तो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें 2 अलग अलग गुणों का समावेश रहता है। जैसे मानव का ही जन्म होता है तो मानव में आधा जो क्रोमोजोम है वो पिता से आया है, आधा क्रोमोजोम किससे आया? माता से। अब माता पिता दोनों का क्रोमोजोम जैसे मिलता है, 2 अलग अलग गुण आपस में मिलते हैं, तो नए गुणों का उद्भव होता है और नए गुण उद्भव होकर के क्या उत्पन्न करते हैं? लेकिन अलैंगिक जनन में कोई मेल फीमेल भाग ही नहीं लिया है, तो इस जनन में हमें कोई विभिन्नता नहीं दिखाई पड़ती है। उत्पन्न होने वाले बच्चे जो है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतान एकदम सेम टू सेम फोटोकॉपी पैदा होता है। सेम टू सेम। अगर आपको विभिन्नता देखना है तो वे केवल किस जनन में दिखाई देगा? विभिन्नता केवल किस जनन में? तो इस प्रकार के जनन में विविधताएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया? अगला सारा अंतर हम आपको बता देते हैं। पांचवा अंतर, अलैंगिक जनन में एमाइटोसिस या माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अलैंगिक जनन में कौन कोशिका विभाजन होता है? एमाइटोसिस या, जबकि लैंगिक जनन में कौन सा? मियोसिस सेल डिवीजन होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है दोस्तों? मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में केवल एमाइटोसिस और माइटोसिस, अलैंगिक जनन में एमाइटोसिस और माइटोसिस, जबकि लैंगिक जनन में कौन कोशिका विभाजन? मियोसिस।
क्लियर हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या है, नहीं बता दीजिएगा। जब एक अकेला जीव ही अपने जैसे जीव उत्पन्न कर दे तो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अर्थात अलैंगिक जनन में कोई मेल फीमेल की आवश्यकता। अलैंगिक जनन में न तो गेमीट भाग लेते हैं न ही विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अलैंगिक जनन में ए माइटोसिस या माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। क्लियर हो गया ना? ऐसे जनन जिसमें अकेला जीव ही अपने जैसे जीव पैदा कर दे उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में न तो गेमीट भाग लेते हैं, न तो फर्टिलाइजेशन होता है और न ही विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन? एमाइटोसिस। और अब आइए लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में संतान उत्पन्न के लिए हमेशा दो व्यष्टि का, दो पेरेंट का जरूरत होता है, मेल और फीमेल। अलैंगिक जनन में ही कौन भाग लेते हैं? फर्टिलाइजेशन केवल किस जनन में? लैंगिक जनन में। विभिन्नताएं केवल किस जनन में? लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में केवल कौन कोशिका विभाजन? मियोसिस कोशिका विभाजन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? आइए पहले अलैंगिक जनन को हम डिटेल में समझ लेते हैं और उसके बाद लैंगिक जनन को समझेंगे। अब आपको पहले ही बता दिए थे कि अलैंगिक जनन मुख्यतः एक कोशिकीय जीवों में और कम विकसित बहुकोशिकीय जीवों में होता है। विकसित बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन ही जनन की मुख्य विधि है, विकसित बहुकोशिकीय जीवों में। अब ध्यान दीजिए एक बात कि अलैंगिक जनन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी सभी जीवों में एक तरह से नहीं होता है। अलैंगिक जनन भी कई अलग अलग विधियों के द्वारा होता है। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि अलैंगिक जनन कितने विधियों के द्वारा होता है और किस प्रकार के सजीव में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, उसको समझने की प्रयास करते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन समझ गए ना? एक अंतर और है, अलैंगिक जनन में कम समय में दोस्तों बहुत ज्यादा संतान पैदा होता है। बैक्टीरिया सब सेकेंडों में करोड़ों पैदा करने का क्षमता रखता है। ये सेकेंडों में करोड़ों पैदा रखने का क्षमता केवल अलैंगिक जनन में ही संभव है, लैंगिक जनन में संभव है। तो एक अंतर यह भी है कि अलैंगिक जनन के द्वारा कम समय में ज्यादा से ज्यादा संतान पैदा किया जा सकता है, लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा संभव है। तो आइए दोस्तों अब समझने का कोशिश करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकारों पर। अभी तक जितना बताएं समझ चुके हैं? आइए अलैंगिक जनन के प्रकार को समझते हैं। पहला प्रकार है फीजर। आए अल्लाह ने अलैंगिक जनन का पहला प्रकार क्या है? विखंडन, फीजन। सबसे पहले इसमें याद रखना है कि फीजन यानी कि विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है, केवल यानी कि जनन की यह विधि जो है, विखंडन जो है, किसी भी बहुकोशिकीय जीवों में केवल एक कोशिकीय, जैसे बैक्टीरिया में होता है, प्रोटोजोआ में होता है, यूग्लिना में होता है, एक कोशिकीय। यानी मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम पढ़े थे ना, इस प्रकार के जनन मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के जो सूक्ष्म जीव है उसमें होता है यह जनन, लेकिन किसी भी बहुकोशिकीय जीवों में नहीं होता है। अब इस प्रकार के जनन जो है, फीजन के द्वारा जो विखंडन होता है दोस्तों,
ये दो तरह से होता है। कितने तरह से? एक बाइनरी और दूसरा मल्टीपल। बाइनरी और मल्टीपल। और बड़ी आसान तरीके से यह जनन की जितने भी विधि है, अलैंगिक जनन की जितने भी विधि है, उनमें सबसे आसान विधि यही विखंडन है। और यह दो तरह से, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, समद्वि विखंडन, बहु विखंडन। इस प्रकार के जनन में क्या होते हैं दोस्तों कि यह मान लीजिए कोशिका है और यह कोशिका का केंद्रक है। अगले स्टेप में क्या होता है कि कोशिका का केंद्रक जो है, ठीक है, केंद्रक जो है वह थोड़ा बड़ा होकर दो भागों में बंटने की कोशिश करता है। फिर इधर कोशिका इधर केंद्रक का दो भाग हो जाता है, फिर बीच से टूटकर क्या हो जाता है, अलग। ये एक कोशिका और इससे दूसरा कोशिका बन गया। तो ये देखिए बहुत आसान तरीके से जनन नहीं संपन्न हो गया। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया प्रोटोजोआ है, तो इस प्रकार के बाइनरी फिजन में प्रोटोजोआ का पहले न्यूक्लियस जो है दो भागों में बंटने की कोशिश करता है, फिर कोशिका बीच से पतले होते हैं और टूटकर बीच से कितने कोशिका बन जाते हैं, दो बन जाते हैं। एक कोशिका से दो कोशिका बनना ही बाइनरी फिजन कहलाता है, समद्वि विखंडन कहलाता है। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल फिजन में पहले कोशिका के चारों ओर एक बहुत कड़ा आवरण बनता है। कोशिका के चारों ओर एक बहुत कड़ा आवरण बनता है दोस्तों, एक बहुत कड़ा आवरण बनता है, बहुत कड़ा आवरण बनता है। और इस आवरण को क्या कहते हैं, शिष्ट कहते हैं। फिर शिष्ट के भीतर जो कोशिका रहता है उसका केंद्रक कई बार विभाजित होकर ढेर सारे केंद्रक बना लेते हैं। अब फिर जितने केंद्रक बनते हैं उसको चारों ओर से जीव द्रव घेर लेता है, उसको चारों ओर से जीव द्रव घेर लेता है। और शिष्ट के बाहर ही प्रत्येक केंद्रक जो है, प्रत्येक केंद्रक आपस में विभाजित होकर एक कोशिका से ढेर सारे कोशिका तैयार कर लेते हैं। और अंत में ये शिष्ट जो है दोस्तों, अंत में जो ये शिष्ट है ये फट जाते हैं, और फटने के बाद ये सारा क्या जाते हैं, बाहर आकर के नया कोशिका बना लेते हैं। तो बाइनरी फिजन में क्या हुआ कि एक कोशिका से दो बना, और मल्टीपल फिजन में क्या है कि एक कोशिका से ढेर सारे बन गया। लेकिन जब मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के सूक्ष्मजीव, ठीक है, जब मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के सूक्ष्मजीव अनुकूल परिस्थिति में रहते हैं, किस परिस्थिति में, तब वो किसके द्वारा जनन करते हैं, जब उनके लिए परिस्थिति क्या हो जाती है, प्रतिकूल, यानी कि उसके आसपास के वातावरण उसके अनुकूल नहीं है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में एक कोश के जीव मल्टीपल फिजन करते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में एक कोश के जीव मल्टीपल फिजन करते हैं, अनुकूल परिस्थिति में एक कोश के जीव बाइनरी फिजन करते हैं। क्लियर हुआ बात। और इस जनन की सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हैं दोस्तों, इस जनन की सबसे बड़ी खासियत है कि पैदा करने वाले जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ऐसा किसी और जनन में नहीं होता है कि जो पैदा कर रहा वो गायब हो गया है। जैसे यह एक कोशिका से कितना बना, दो बना, अब दोनों खोजेगा कि पप्पा किधर है, मिलेगा है, मिलेगा जी, अस्तित्व ही गायब हो गया है। ऐसे भी वही है, ऐसा किसी और जनन में होता नहीं है जिसमें जनन करने वाले जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। ऐसा सिर्फ विखंडन विधि द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होता है और एक कोश के जीवों में, उसी में ये होता है दोस्तों कि प्रजनन करने वाले जीव का अस्तित्व क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। क्लियर है, विखंडन समझे, एक बार पुनः समझिए।
सबसे पहले याद रखना, फीजन अलैंगिक जनन की एक विधि है जो केवल किसमें होती है? एक कोष के जीव। एक कोष के जीव जैसे मोनरा और प्रोटिस्टा किंगडम के बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यूग्लिना जैसे जीव प्रजनन किस विधि से करते हैं? फीजन भी दो तरीके से होता है, बाइनरी और। जब एक कोष के जीवों की परिस्थिति उसके अनुकूल रहती है तब वो बाइनरी फीजन करते हैं, और जब एक कोष के जीवों की परिस्थिति उनके प्रतिकूल हो जाते हैं तो वे मल्टीपल फीजन करते हैं। अनुकूल परिस्थिति में बाइनरी और प्रतिकूल परिस्थिति में। इस प्रजनन की खासियत यह है कि इसमें पैदा करने वाले जीव का अस्तित्व ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इस तरह की गतिविधि यानी कि पैदा करने वाले जीव का अस्तित्व का समाप्त हो जाना किसी और अलैंगिक अथवा लैंगिक जनन में देखने को नहीं मिलता है। ध्यान रखना है कि विखंडन के द्वारा केवल एक कोष के जीवों में प्रजनन होता है, और यह प्रजनन की बहुत ही आसान विधि है। इसमें पहले कोशिका के केंद्रक दो भाग में बढ़ते हैं, या मल्टीपल फिजन में कई भाग में बढ़ते हैं, और उसके बाद केंद्रक जितने भाग में बढ़ते हैं, कोशिका का न्यूक्लियस जितने भाग में बढ़ते हैं, उतने भाग में कोशिका बढ़ करके नए कोशिका अर्थात नए जीव को पैदा कर देते हैं। क्लियर हुआ? बाइनरी फिजन को पढ़िए तो तब आते हैं अलैंगिक जनन के दूसरे विधि पर। मुकुलन। रिफ्लेक्शन आर्क एक बार और बता दीजिए, क्या दिक्कत है रिफ्लेक्शन आर्क में? एक बार देखिएगा ना फिर से वीडियो। टेस्ट सीरीज भी चलता है दोस्तों, सब कुछ चलता है, जो चीज़ चाहिए सब चलता है। टेस्ट सीरीज भी चलता है, फाउंडेशन बैच भी चलता है, टारगेट बैच भी चलता है। चलिए दोस्तों, पहला जनन पर लिए, मुकुलन समझ गए, आइए बडिंग समझते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? मुकुलन अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है दोस्तों जो एक कोशिका में भी होता है और बहुकोशिकीय में होता है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों में होता है। मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर दोनों जीवों में आता है। इससे पहले जो हम फीजन प्रोसेस पढ़े थे वो केवल यूनिसेलुलर में हो रहा था। फीजन प्रोसेस केवल किस में हो रहा था? यूनिसेलुलर में। लेकिन बडिंग के द्वारा प्रजनन एक कोश के बहुकोश के दोनों में होता है। लेकिन एक कोश के जीवों में प्रजनन की मुख्य विधि फीजन ही है। एक कोश के जीव जिनमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है दोस्तों, एक कोश के जीव जिसमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है, उसमें सबसे चर्चित नाम किसका है? ईस्ट का। अब बहुकोश के जीव जिसमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है वो क्या है? हाइड्रा। तो मुकुलन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जो एक कोश के बहुकोश के दोनों जीवों में होता है। जिस एक कोश के जीवों में मुकुलन के द्वारा प्रजनन हो रहा है वो इष्ट है, और बहुकोश के जीवों में उदाहरण कौन है आपका? हाइड्रा। बहुकोश के जीवों में उदाहरण कौन है आपका? हाइड्रा।
अब इस प्रकार के जनन में क्या होता है तो इसको समझिए। इस प्रकार के जनन में दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए कि ये इष्ट है, तो सबसे पहले शरीर से एक छोटा भाग विकसित होता है, फिर और छोटा भाग विकसित होता, और विकसित होता, और विकसित होता, फिर टूट कर क्या हो जाता है, अलग होकर के नया इष्ट का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार के जनन में पहले मुख्य शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है। उस छोटा सा उभार को हम क्या कहते हैं, मुकुल। ये एक भी निकल सकता है, ढेर सारे भी निकल सकते हैं, केवल एक भी निकल सकता है। और जब बात होती है किसकी, तो इसमें ढेर सारे निकलते हैं। और शरीर से निकले हुए उभार को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बड कहते हैं। फिर यह बड जो है धीरे 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 विकसित होकर के पूर्ण सजीव के रूप में या पूर्ण विकसित हो जाते हैं। जब मुकुल एक पूर्ण विकसित जीव के रूप में परिणत हो जाते हैं तो वह मुख्य शरीर से टूटकर अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व बना लेते हैं, और इस तरह से मुकुलन विधि के द्वारा नई जीवों का उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों हाइड्रा में भी दोस्तों, ठीक है ना, हाइड्रा में भी ये दोस्तों हाइड्रा है, ये समुद्री जीव हाइड्रा है। तो सबसे पहले इनके शरीर में एक उभार विकसित होता है। इनके शरीर में क्या होता है दोस्तों, एक उभार विकसित होता है, उभार। इस उभार को क्या कहेंगे, मुकुल। इस उभार को क्या कहेंगे दोस्तों। अब फिर ये उभार धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। क्या होता है, फिर धीरे धीरे इसमें विभिन्न भाग क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, विभिन्न भाग क्या हो जाते हैं, और फिर एक समय ये टूट कर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और टूट कर अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व बना लेते हैं। तो इसमें एक बार में एक ही निकलता है, जैसे हाइड्रा में एक मुकुल निकला, जबकि इष्ट में एक साथ कई मुकुल निकल करके एक साथ कई इष्ट को पैदा करने की क्षमता रखता है। तो मुकुलन समझे कि नहीं समझे, जनन की वह विधि जिसमें शरीर से एक उभार निकले और धीरे धीरे वृद्धि कर कर वह उभार पूर्ण जीव के रूप में परिवर्तित होकर के जीवों के मुख्य शरीर से अलग होकर अलग अस्तित्व बना ले, तो यह अलैंगिक जनन दोस्तों मुकुलन कहलाता है। मुकुलन कहलाता है। ये एक कोशिका में भी होता है और बहुकोशिकीय। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। पर यह मुकुलन का दो प्रकार का विधि समझ गए ना। अब तीसरा पर हम आते हैं, तो एक बार पढ़िए तो मुकुलन को। क्लियर हो गया, समझ गए। फिजन समझ गए, बडिंग समझ गए। फिजन के द्वारा मुख्यतः एक कोशिकाओं में मुकुलन में दो नाम इष्ट और हाइड्रा का रहेगा कि नहीं। हाइड्रा बहुकोश के, इष्ट एक कोश के। इष्ट एक कोश के कबक आइए स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। अलैंगिक जनन की यह विधि, ध्यान दीजिए दोस्तों, तीसरी विधि ना है, फिर से लिखते हैं स्पोरुलेशन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की यह विधि
मुख्यतः दोस्तों किन प्रकार के जीवों में होती है? शैवाल और कवक में। अन्य जीवों में भी होती है, लेकिन यह बीजाणु जनन मुख्य रूप से किन जीवों में होता है? शैवाल और कवक में होता है। बीजाणु जनन मुख्य रूप से किन जीवों में होता है? शैवाल और कवकों में होता है। अब इस प्रकार के जनन में क्या बनते हैं? इस प्रकार के जनन में इन शैवाल और कवकों में एक थैली के समान संरचनाएं बन जाती है। एक थैली के समान संरचनाएं बन जाती है, और थैली के समान संरचनाओं को बीजाणुधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में एस्पोरेंजिया कहा जाता है। तो ये जो शैवाल और कवक है, इन जीवों में बीजाणु जनन के दौरान सबसे पहले एक थैली के समान संरचना बना, और इस थैली के समान संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? बीजाणुधानी कहते हैं। और फिर इस बीजाणुधानी के अंदर एस्पोरेंजिया के भीतर छोटे 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 ढेर सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं दोस्तों। और बीजाणुधानी के भीतर जो छोटे छोटे ढेर सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बीजाणुधानी के भीतर जो ढेर सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं। और धीरे धीरे स्पोर विकसित होते जाता है, स्पोर विकसित होते जाता है, स्पोर विकसित होते जाता है, और अंत में जब स्पोर पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, तब इसका ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है? फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। और सारे बीजाणु हवा में उड़ करके बहुत दूर जाकर जमीन पर गिरते हैं, और जहां गिरते हैं वहां नया शैवाल और कवक पैदा हो जाता है। क्लियर बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो कुछ नहीं है, बीजाणु जनन थैली बना, थैली में गोलाकार संरचना, अब बस वही निकल के हो गया जीव। कुछ है जी? तो बीजाणु जनन एस्पोरुलेशन के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है, वो मुख्यतः किसमें होता है? अलैंगिक जनन के बीजाणु जनन विधि में सबसे पहले शैवाल और कवकों में एक थैली समान संरचनाएं बनती है, जिसे क्या कहते हैं? फिर बीजाणुधानी के भीतर कई छोटे गोलाकार संरचनाएं बनती है, जिसे क्या कहते हैं? बीजाणु थैली के अंदर परिपक्व होते रहते हैं, और समय आने पर ये बीजाणुधानी की थैली क्या होती है? फट जाती है, और सारे बीजाणु क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं, और जितने बीजाणु उतने नए जीव पैदा हो जाते हैं। क्लियर हो गया? बीजाणु जनन भी खत्म हो गया दोस्तों। तो अभी तक अलैंगिक जनन में पढ़े हैं विखंडन यानी फीजन, बर्डिंग यानी कि मुकुलन, और बीजाणु जनन। आइए चौथा प्रकार है रीजेनरेशन। एक बार बीजाणु जनन को पढ़िए तो अल्लाह कौन करा जी? रीजनरेशन पुनरुद्भवन।
ध्यान दीजिए, रीजनरेशन ये चौथा टाइप है ना, चौथा। पांचवा है, चौथा टाइप ना है, विखंडन परे, मुकुलन परे, बीजाणु। तो 3 अलैंगिक जनन की विधि समझे कि ना। रीजनरेशन ये जनन जो है केवल बहुकोशिकीय में होता है, बहुकोशिकीय कम विकसित जीवों में, बहुकोशिकीय कम विकसित जीवों में। अभी तक जो आप पढ़े थे विखंडन केवल एक कोशिकीय में, अब मुकुलन और बीजाणु जनन एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों में, शैवाल एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं, कवक भी एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। लेकिन जब बात होगी रीजनरेशन की, पुनरुद्भवन की, तो इस प्रकार के जनन केवल बहुकोशिकीय में। रीजनरेशन अलैंगिक जनन की वो विधि है जो केवल और केवल बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। अब रीजनरेशन में क्या होता है, जब शरीर के भाग प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से, प्रकृति या कृत्रिम तरीके से जब शरीर के कोई भाग, जब शरीर के कोई भाग प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से टूटकर नए जीव के रूप में, नए जीव के रूप में विकसित हो जाए, विकसित हो जाए, विकसित हो जाए, तो जनन की यह विधि क्या कहलाता है, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन कहलाता है। हालांकि छिपकली का पूंछ कटना और उसके जगह नया पूंछ आना भी एक रीजनरेशन ही है। त्वचा में घाव होना, अपने आप ठीक होना क्या है, रीजनरेशन ही है। लेकिन कुछ बहुकोशिकीय जीव ऐसे हैं दोस्तों, जिनके जब शरीर के कोई भाग टूटकर अलग होते हैं ना, वो भाग वृद्धि करके नए जीवों के रूप में परिवर्तित हो जाते। जैसे हाइड्रा में तो मुकुलन के द्वारा जनन होता ही नहीं होता है, लेकिन हाइड्रा में एक से अधिक विधियों के द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में रीजनरेशन के द्वारा भी होता है। कैसे होता, मान लीजिए कि यह हाइड्रा है दोस्तों, ठीक है, हाइड्रा है, हाइड्रा है, और इसका मान लीजिए कि ये भाग यहां से क्या हो गया, कट करके अलग हो गया। अब यह भाग धीरे धीरे विकास करने लगेगा और विकास करके एक नया हाइड्रा में परिवर्तित हो जाएगा। ये भी थोड़ा सा विकास करके क्या हो जाएगा, अपना पहले जैसा हो जाएगा। तो हाइड्रा को अगर हम बीच से काट दे तो दोनों कटा हुआ भाग पुनः अपने खोए हुए भागों को प्राप्त करके नए जीव के रूप में परिणत हो जाते हैं। इसी तरह की जनन की विधि को हम रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर से कुछ भाग कटकर अलग होते हैं, कटकर अलग हुए भाग जब पूर्ण रूप से विकसित होकर नए जीव के रूप में परिणत हो जाते हैं, तो इसी प्रकार के जनन को हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे। यह हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा भी प्रजनन हुआ था, यह हाइड्रा में रीजनरेशन के द्वारा भी हो रहा है, पोरीफेरा में भी रीजनरेशन के होता है, प्लेनेरिया एक स्वतंत्र प्लेटी हेलमेंथिज कृमि था, उसमें भी होता है दोस्तों। क्लियर है, समझे रीजनरेशन, कोई दिक्कत नहीं ना है। पांचवा टाइप आइए पढ़िए तो रीजनरेशन को, पांचवा टाइप।
आइए दोस्तों, कायिक जनन पर बीजाणु जनन समझे, मुकुलन, विखंडन, रीजनरेशन, ये सब अलैंगिक जनन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहीं पर मेल फीमेल कुछ नहीं है, कहीं पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई स्पर्म ओवा नामक गैमीट नहीं है। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जो केवल और केवल किस में होता है? प्लांट में होता है। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनन की ऐसी विधि है, अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जो केवल और केवल किस में होता है? प्लांट में होता है। प्लांट के अतिरिक्त या किसी में नहीं होता है, केवल प्लांट में होता है। और प्लांट में अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक अलैंगिक विधि है तो आखिर इसमें पौधे, नए पौधे पैदा करते कैसे हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पौधे के जड़ से या पौधे के तनों से या पौधे के पत्ती से जब नया पौधा विकसित हो जाए, जब क्या हो जाए? नया पौधा विकसित हो जाए, तो ऐसे ही प्रजनन को क्या कहते हैं दोस्तों? कायिक जनन कहते हैं। ऐसे ही प्रजनन को क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। क्या आ रहे कलम पर? आ रहे कलम नहीं है, नोट में है, कलमों बांध देगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो कायिक जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जो केवल और केवल किस में होता है? पौधों में। क्या कायिक जनन पौधे में अतिरिक्त किसी अन्य में भी होता है? नहीं। अब कायिक जनन है क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या? तो पौधे के जड़ से या तनों से या पत्ती से नए पौधे का बनना ही कायिक जनन है। जब पौधे के जड़, तना, पत्ती से नए पौधे बनाए जा सकते हैं, तब इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? केला लगाते देखे हैं, केला का काट लेते किया, केला के जड़ से बांस लगाए हैं, उसका भी क्या काटा जाता है? बांस के जड़ से, केला के जड़ से नए बांस या केला का पौधा उगाना क्या कहलाएगा? गुलाब के तने से नया गुलाब उगाना क्या कहलाएगा? कायिक जनन। पत्थर चट्टा का पौधा देखे हैं, उसमें पत्ते से नया पौधा बन जाता है। ब्रायोफिलम है वैज्ञानिक नाम पत्थर चट्टा का। कैसा होता है? पौधे के जैसा होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पत्ते वाला बहुत कम एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जड़ तना वाला तो एग्जाम्पल आप समान रूप से देखे होंगे, पत्तों का एग्जाम्पल ही कम है। तो क्लियर हुआ ना बात? कायिक जनन क्या समझ गए ना? तो कायिक जनन अलैंगिक जनन की वह विधि जो केवल पौधे में होगा। ये कायिक जनन है क्या? तो जड़, तना, पत्ती से नए पौधे उगना ही कायिक जनन है, ठीक है। अब आइए एक और बात पर। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम संवर्धन। ध्यान दीजिए, कृत्रिम संवर्धन, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। कायिक जनन आप समझ चुके हैं, क्या है कायिक जनन बताइए? जड़, तना, पत्ती से नया पौधा बनना ही क्या कहलाता है? लेकिन ध्यान दीजिए कि जब कायिक जनन को कृत्रिम तरीके से संपन्न करवाया जाए तब उसे क्या कहा जाता है? यानी आर्टिफिशियल भी कायिक जनन है, सॉरी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन भी एक प्रकार का क्या है? कायिक जनन है।
लेकिन ये कृत्रिम तरीके से करवाया गया कायिक जनन है। जब कायिक जनन को हम कृत्रिम रूप से अंजाम दे, यानी हम जानते हैं कि केला के जड़ों से नए केला का पौधा पैदा होता है, वो कायिक जनन है। लेकिन हमने क्या किया कि केला का पौधा, केला के जड़ काट करके मन मुताबिक अपने जगह पर केला उगाया, तब वो क्या कहलाने लगेगा? आर्टिफिशियल। यानी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन भी कायिक जनन ही है, लेकिन ये कृत्रिम तरीके से संपन्न करवाया गया कायिक जनन है। जब कायिक जनन को कृत्रिम तरीके से हम संपन्न करवाएंगे तब वो क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहलाएगा। अब आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन दोस्तों तीन तरह से होता है। एक होता है कटिंग्स। क्या होता है? कटिंग्स यानी क्या? कर्तन लगाना। एग्जाम्पल जैसे आपका क्या हो गया? गुलाब। कटिंग्स यानी कर, इसमें क्या लेते हैं? एक धारदार चाकू लेते हैं। क्या लेते हैं? हाँ, इन्हें कचिया ले लिए, रगड़ रहे हैं। एक धारदार कचिया, समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? चलिए, हासिया, हासिया हिंदी वर्ड है, हासिया डिक्शनरी वाला वर्ड, ठीक है। आइए कटिंग्स को समझते हैं। कटिंग्स में गुलाब का तना काट के नया पौधा उगाए हैं, बस वही क्या है? तना को धारदार हथियार से काट लेना है। धारदार हथियार कहने का मतलब एक ही बार में काट जाए। हथियार ने धारदार चाकू से काट लेना है और धारदार चाकू से काट करके और उसे मिट्टी में लगा देना है। कुछ समय के बाद उससे जड़ आ जाते हैं और नए पौधा बन जाते हैं। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का एक तरीका क्या हो गया? और दूसरा तरीका होता है लेयरिंग। यानी क्या? दाब लगाना। दाब लगाए भी होंगे बहुत आदमी। दाब लगाने में क्या करता है कि तना है, तना है, तना है, इसके चारों तरफ मट्टी दे देते हैं, बीच से बांध देते हैं। क्या करते हैं? या तना दोस्तों, पौधे का तना अगर जमीन के नीचे रहता है तो तना को सीधे जमीन में गाड़ देते हैं, ऊपर से मिट्टी दे देते हैं। या ऊपर है तना तो उसके चारों तरफ मिट्टी देकर प्लास्टिक से बहुत कस कर बांध देते हैं। फिर जहां कस कर बांध देते हैं ना, वहां से जड़ निकल आता है, तो फिर तना को मुख्य पौधे से काट कर हटाकर नए पौधे बना लेते हैं। यही क्या कहलाता है? लेरी। ये नींबू में खूब किया जाता है, बड़ी सक्सेस होता है नींबू के प्लांट में। जिस तरह गुलाब के प्लांट में कटिंग सक्सेस है, उसी तरह नींबू के प्लांट में लेयरिंग सक्सेस। और तीसरा तरीका है ग्राफ्टिंग। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों? और इसका तो दोस्तों आप जानते होंगे, क्या? कलम। तो ये कर्तन लगाना, दाब लगाना, कलम बांधना भी एक प्रकार का कायिक जनन है। कर्तन लगाना, दाब लगाना, कलम बांधना भी एक तरह का क्या है? कायिक जनन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसे कृत्रिम तरीके से अंजाम दिया गया है, कृत्रिम तरीके से, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कलम बांधना तो आप जानते ही होंगे। जानते मतलब पता होगा कि इसे कलम जाना, वो तो बहुत टेक्निक का चीज है। क्या जी? हाँ, गांव से में तो 2-4 आदमी होता है जिसको कलम बांधने आता है, और उसका डिमांड इतना होता है कि 4 बार कहिएगा तब उन बांधेगा। क्या क्लियर हो गया? कायिक जनन समझ गए? आइए दोस्तों, अलैंगिक जनन के अंतिम विधि छठा ना होगा, टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन
टिश्यू कल्चर। अब जानिए कि टिश्यू कल्चर एक बहुत ही विकसित टेक्नोलॉजी है। टिश्यू कल्चर वैज्ञानिकों के द्वारा इजाद किया गया एक अति विकसित प्रौद्योगिकी, ठीक है, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है दोस्तों। यानी कि टिश्यू कल्चर वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया एक अति आधुनिक प्रौद्योगिकी है, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम जिसको कहेंगे वो है। लेकिन कोई भी तकनीक हो, इस तकनीक के द्वारा नए नए संतान की उत्पत्ति हो सकती है, और जब नए संतान की उत्पत्ति हो सकती है तो ये जनन की विधि कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तो टिश्यू कल्चर एक बहुत ही अति विकसित प्रौद्योगिकी है जिसमें कई सारे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके नए जीवों को पैदा किया जा सकता है, पौधे के भी, जंतु के भी, यहां तक कि मानव का भी। क्योंकि इससे नए जीव पैदा हो रहे हैं तो ये तो जनन की विधि होगी। क्योंकि इसमें भी मेल फीमेल की कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी अलैंगिक जनन के श्रेणी में आएगा कि ना आएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी जो अलैंगिक जनन के 5 प्रकार आप पढ़े हैं, अलैंगिक जनन के 5 प्रकार आप पढ़े हैं, पांचों प्रकार में ये जो प्रकार है बिल्कुल भिन्न है। ये वैज्ञानिक की टिश्यू कल्चर वैज्ञानिकों के द्वारा इजाद किया एक बहुत ही अति आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसके तहत नए जीवों को पैदा किया जाता है। कैसे पैदा किया जाता है दोस्तों? आप जानते हैं कि सभी जंतु में कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जिनके कोशिकाओं में इतनी क्षमता होती है कि वह पूरे शरीर का निर्माण कर सके। जब आप जानते हैं ना कि कोई भी जो अंग, मानव का ही जो विकास होता है तो शुरुआत में एक कोशिका होता है, स्पर्म में एक कोशिका है, ओवा एक कोशिका है, मिल गया एक कोशिका का निर्माण, वहीं एक कोशिका से नया कोशिका बनते जाता है और नए नए अंग क्या हो जाते, बनते जाते। तो शरीर में कुछ ऐसे कोशिकाएं मौजूद है हमारे शरीर में जिनमें इतनी क्षमता है कि वह पूरा का पूरा बॉडी का क्या कर सकता है। ऐसे कोशिका को दोस्तों कहते हैं स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पौधे में भी होते हैं, जंतु में भी होते हैं, सभी प्रकार के जंतु में होते हैं स्टेम सेल। तो स्टेम सेल को काट करके अलग करके उसे रख दिया जाता है कहाँ? वृद्धि माध्यम में। एक सेल को विकास करने के लिए कई परिस्थितियां चाहिए, उन सारी परिस्थिति को दिया जाता है। फिर ये सेल विकसित होकर सबसे पहले एक घनाकार गोलाकार पिंड में बदलता है, और इस घनाकार गोलाकार पिंड को क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। फिर कैलस को डाल दिया जाता है हार्मोन युक्त माध्यम में, और फिर यह विकास करके दोस्तों नए जीव के रूप में क्या हो जाता है? पैदा हो जाता है। तो यही होता है टिश्यू कल्चर में। क्या होता है कि शरीर से कुछ भाग काट कर क्या किया गया? अलग किया गया। लेकिन ऐसे भाग को काटा गया जिसमें यह क्षमता है कि वह विकास करके नए जीव को बना सके। फिर ऐसे ऊतक को या ऐसे सेल को क्या कहा जाता है? स्टेम सेल काट करके उसे कहां रख दिया गया? यानी एक सेल, हमारे शरीर में जो सेल ग्रोथ कर रहा है उसे सारे माध्यम मिल रहे हैं, वो सारे माध्यम कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। किसके लिए? जिससे स्टेम सेल बढ़ते बढ़ते सघन गोलाकार पिंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? फिर कैलस को कहां रखा जाता है? हार्मोन, क्योंकि वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन जरूरी है। पिछले चैप्टर में हम काफी डिटेल से पढ़े थे। फिर ये कैलस जो है विकास करके क्या बन जाता है? और टिश्यू कल्चर से उत्पन्न नए जीव को क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन। क्लियर हो गया? बात समझ गए? और सबसे पहले टिश्यू कल्चर के द्वारा
एक भेड़ को उत्पन्न किया गया, उस भेड़ का नाम डॉली था। पर ये डॉली नामक भेड़ के बारे में। क्लियर हुआ? तो अलैंगिक जनन के कितने विधि हैं? 6 विधि समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लैंगिक जनन के ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, विक्की कुमार, कुमार दीपक, श्याम सुंदर कुमार, केडी यादव, कुंदन कुमार, सर लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट है क्या? देखे क्वेश्चन, नोट देखे, इसमें है ना? निकालिए तो। मस्तिष्क का रेस पोटेशियम को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि पोटेशियम मस्तिष्क में जब ज्यादा होता है ना, पीनियल ग्रंथि खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अंतिम का 204 का सी होगा। क्या? अब मानव को पैदा कर देगा तो फिर उसका माता पिता कौन होगा? टिश्यू कल्चर का प्रयोग मानव पर इसलिए नहीं किया जाता है कि एक सामाजिक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें माता पिता कोई जरूरी नहीं ना है। एक किसी का मांस काटा उससे नया, तो फिर उसका माता पिता कौन होगा? एक सामाजिक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? और आपको बताए थे कि टिश्यू कल्चर में फोटो स्टेट पैदा होता है, या अलैंगिक जनन में सेम टू सेम, यानी जैसन आदमी को लाएंगे वैसने आदमी पैदा हो जाएगा। इसीलिए मानव पर प्रयोग करना वर्जित है। अच्छा, 1 मिनट देखें। मस्तिष्क का रेत हम कैल्शियम बता दिए थे, नहीं हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, टिश्यू कल्चर के द्वारा जिसका सेल लिया जाएगा उसी का हूबहू पैदा होगा। फिजिक्स में अलाउ करा दीजिए, देखिए इसका क्या प्रॉब्लम है, अलाउ सब कैसे होता है बताइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।